स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए, स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए। स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए ये कैसे बन रही है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बन रही है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में ये 2n है, ये भी 2n है, राइट। इनमें माइटोसिस होता है, ये अपने पूल को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो है माइटोसिस करती है। हमने फर्स्ट फेज पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम जो है यानी कि जो 2n है डिप्लॉइड सेल्स जो है ये क्या करती हैं? माइटोसिस करती हैं। यहाँ पर ये करती हैं माइटोसिस, राइट। ये माइटोसिस करती है, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर 44 प्लस XY यही होगा। 44, 45, 46 मेल है तो XY क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अभी ये किस कंडीशन में है? 2n कंडीशन में माइटोसिस होगा, तो ये क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। अभी ये क्या करा है? हमने माइटोसिस किया है। माइटोसिस करने पर ये कैसे रहेंगी? 2n ही रहेगी, राइट। ये अभी भी 2n ही है। XY, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? ये तो यहाँ पर हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, ये यहाँ पर खत्म। अब यहाँ पर क्या होगा? ग्रोथ होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रोथ। ग्रोथ किसकी होगी? स्पर्मेटोगोनियम की। ये है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम है, ये यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है और इसे अब हमने कहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये ग्रोथ करेगा, ये ग्रोथ करने पर, ग्रोथ हो जाने पर ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसे हम कहेंगे प्राइमरी। आपके नोट्स में ये दिया हुआ है फ्लो चार्ट, तो आपको कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसे समझिए, देखिए और समझिए, उसके बाद आप अपने नोट्स पढ़िए, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या हुआ? ग्रोथ हो जाने पर, ग्रोथ होने पर ये क्या बन जाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगी। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है यहाँ पर बना लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अब इनके अंदर क्या होगा? ये वाला फेज जो था ये था ग्रोथ वाला फेज, ये था ग्रोथ वाला फेज। अब है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या करेंगे? यहाँ पर मैचुरेशन होगा। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा? मैचुरेशन होगा। मैचुरेशन का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस भी कौन सा? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट से आप जानते हैं कि दो सेल्स बनेंगी, दो सेल्स बनेंगी और उनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। तो ये बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, डिवाइड हुई मियोसिस 1 से, तो ये बन गई आपकी 23x 23 प्लस y प्लस x और 23y, यानी कि ये 44 प्लस x5 थे, ये डिवाइड हो गए, एक में 23 प्लस x और एक में सॉरी 23 में 22,
there is 22 plus y 23 क्रोमोसोम्स। अब ये क्या कहलाती है, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अब जाएंगी मियोसिस 2 में। ये जाएंगे कहां, मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में जाएंगे। मियोसिस 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर इस सेल में है वही उसकी डॉटर सेल्स में होगा। तो यानी कि आपके डिवाइड हो जाएंगी। ये बन गई आपके और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, अब ये देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बना रही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 के प्रोसेस कंप्लीट होने पर ये जो सेल्स बनती हैं इन्हें हम कहते हैं, इन चारों को हम कहते हैं, इन चारों सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। अभी ये स्पर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, अभी भी ये क्या है, स्पर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, ये चार बनी है, यानी कि आप ये देखिए एक स्पर्मेटोगोनियम, एक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड यानी कि कितने ही स्पर्म्स बनेंगे, 4 स्पर्म्स बनेंगे, क्योंकि एक स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं कि एक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स या स्पर्मेटिड बनते हैं। ठीक है, ये स्पर्मेटिड है, अभी ये कंप्लीटली स्पर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। स्पर्म में कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोसेस होता है, यानी कि अगर इनको स्पर्म में कन्वर्ट होना है, अभी ये कैसे स्पर्म में, कैसे ये स्पर्म क्यों नहीं है, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो इनके पास टेल है, ना ही ये मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, ना ही इनके पास टेल है। ठीक है, इनका साइज भी ज्यादा है, इनका वेट भी ज्यादा है, इसलिए ये नॉन मोटाइल है। तो इन्हें मोटाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्पर्मेटिड में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्म बनने के लिए स्पर्मियोजेनेसिस के लिए स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन स्पर्मेटिड टू स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस होता क्या है, क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको हम देख लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्राइमोर्डियल जबकि ये प्रोसेस कैसे हुआ। ठीक है, कि कौन सी स्टेज पर मियोसिस हो रहा है, कौन सी स्टेज पर माइटोसिस हो रहा है, कौन सी सेल के अंदर माइटोसिस, कौन सी सेल के अंदर मियोसिस हो रहा है। तो हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि प्राइमोर्डियल जोन सेल से वो क्या करती है, डिवाइड होती है, माइटोसिस करती है, और डिवाइड करने पर हम उन सेल्स को कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये भी आपस में डिवाइड करती है, कुछ सेल्स ये मेंटेन करती है और कुछ सेल्स इसमें कन्वर्ट हो जाती है टाइप बी, यानी कुछ सेल्स जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस से एंटर कर जाती है। टाइप ए वाली थी, माइटोसिस किया, स्पर्मेटोगोनियम बना, टाइप बी अब यहाँ पर ग्रोथ हुआ, उसको हमने क्या, ग्रोथ हो जाने पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो अभी तक 2 कंडीशन में था, अब हमने वहां पर मियोसिस 1 प्रोसेस चालू हुआ, यानी कि मैच्योरेशन चालू हुआ। मियोसिस 1 से हम जानते हैं कि मियोसिस 1 जो है रिडक्शनल डिवीजन है, और ये रिडक्शनल डिवीजन क्या करेगा, इस सेल्स को दो सेल्स बनेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, और उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर्स क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अब उसे हम उस सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी कि प्राइमरी से बनने वाली सेल्स को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 2 होगा और हम ये जानते हैं मियोसिस 2 कैसा होता है, माइटोसिस की तरह ही होता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर्स सेम रहते हैं। फाइन, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आप नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड, अभी हमने इनको स्पर्म नहीं कहा, ये स्पर्मेटिड है और इसको स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम इसे क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब स्पर्मियोजेनेसिस जो है, ओके, अब हम पढ़ रहे हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। स्पर्मियोजेनेसिस जैसे मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि स्पर्मियोजेनेसिस, अब हमें पढ़ना है स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का ही पार्ट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमने अभी तक पूरा कंप्लीट स्पर्म नहीं बनाया है, तो स्पर्मेटिड तक ही बना, स्पर्मेटिड से हमको क्या बनाना है, स्पर्म बनाना है, राइट। स्पर्मियोजेनेसिस, ये स्पर्मेटिड बना है, ये स्पर्मेटिड है, ये इसका न्यूक्लियस है, कुछ इसके ये यहाँ पर कुछ इसके ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, तो ये कुछ इस प्रकार का स्पर्मेटिड है जो कि नॉन मोटाइल है। ये स्पर्मेटिड है जो कि क्या है, नॉन मोटाइल है। वेट, साइज, वेट और साइज में भी ये ज्यादा है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, स्पर्मियोजेनेसिस में इसे हमें कन्वर्ट, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस से हमें इसको स्पर्म बनाना है। बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, अब आप जानते हैं कि स्पर्म जो है ट्रैवल करके जाता है, ट्रैवल यानी कि मोटाई होकर के जाता है, तो हम इसको मोटाई बनाने के लिए आप सोचिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसमें टेल लगानी पड़ेगी, कुछ और भी चेंजेस करने पड़ेंगे टेल लगाने के साथ साथ कि उसका थोड़ा सा वेट कम हो ताकि वो आसानी से ट्रैवल कर सके। साथ ही साथ उसके शेप में भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि अब वो जैसे गोल शेप है, राउंड स्फेरिकल शेप है, तो ये इस तरह से इसमें अगर मैं टेल लगा दूं तो भी ये ट्रैवल नहीं कर सकता, तो कुछ हमें इसका शेप करना होगा, लाइक फिश जैसा शेप हमको करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये आगे मोटाई में कन्वर्ट हो पाए। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म स्ट्रक्चर, स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ये 3 पार्ट्स होते हैं। हेड हम जानते हैं न्यूक्लियस, साथ ही साथ प्लस एक्ट्रोसोमल, एक्ट्रोसोम से मिलकर बना होता है स्पर्म का हेड। मिडिल पीस हम जानते हैं एक्सिल फिलामेंट, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है, और टेल जो है ये एक्सिल फिलामेंट से ही मिलकर बना होता है फीमेल, राइट। कोई दिक्कत है, इसके स्ट्रक्चर को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हेड का फॉर्मेशन कैसा होता है, हमें तब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या बना है हेड का फॉर्मेशन, मिडिल पीस और टेल। सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं, तो हेड में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, साथ ही साथ एक्ट्रोसोम होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि ये एक स्पर्मेटिड है, राइट। इसका जो न्यूक्लियस है ये शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर किनारे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम जानते हैं, अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा हो तो आपने पढ़ा हो कि क्रोमेटिन
जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए जो है वो क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। क्रोमेटिन फॉर्म का मतलब ये है कि ये कुछ प्रोटीन्स के साथ बंधा हुआ रहता है, एसोसिएटेड रहता है कुछ प्रोटीन्स के साथ, जिनको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, रिकॉल कीजिए, क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। जिसने आंसर दिया, जिसको आया वेरी गुड, और जिसको नहीं आया वो हम याद रखेंगे, राइट। तो इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन जो है वो हिस्टोन्स के साथ क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हिस्टोन को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, यहाँ पर कुछ ये जो क्रोमेटिन वाला जेनेटिक डीएनए जो है यहाँ से हिस्टोन जो है रिप्लेस्ड बाय प्रोटामिन्स। इस पे क्वेश्चन बनता है नीट में, इसे हम कहते हैं प्रोटामिन्स। न्यूक्लियस क्या हुआ, शिफ्ट हो गया थोड़ा ऊपर की तरफ, किनारे पे शिफ्ट हो गया। साथ ही साथ इसके अंदर क्या हुआ कि थोड़ा सा हम इसको पीछे बना लेते हैं ताकि हमें एक्सोसोम बनाने में थोड़ा सा इजी, ये सेंटर में रहता है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया सेंटर से, और हिस्टोन जो था वो किससे रिप्लेस हो गया, प्रोटामिन से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटामिन क्या करता है, और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट कर देता है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को, ताकि ये और भी की स्पेस को एकदम, या इसमें कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्रोमेटिन के साथ स्टोन होता है तो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा घेरता है, लेकिन अगर हम प्रोटामिन से इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या करता है, स्पेस और भी कम घेरता है, ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा स्पेस तो चाहिए नहीं, हमसे मिनिमम फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिए जो कि इजीली ट्रैवल कर सके, ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम ना करनी पड़े उसे। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब हमको चाहिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये चीज हो गया, अब हमको चाहिए एक्रोसोम। अब एक्रोसोम कैसे बनेगा, एक्रोसोम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनेल होता है वो होता है गोल्जी एपरेटस। वो क्या होता है, गोल्जी एपरेटस होता है। इस पे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, इस पे क्वेश्चन बनता है गोल्जी एपरेटस। ये गोल्जी एपरेटस जो है यहाँ पे गोल्जी एपरेटस आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर गोल्जी एपरेटस जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ वेसिकल्स हैं, गोल्जी वेसिकल्स यहाँ पर आकर के क्या हो जाते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, यहाँ पर एग्रीगेट होने लग जाएंगे गोल्जी एपरेटस। अब ये गोल्जी एपरेटस जो है ये क्या करते हैं, गोल्जी गोल्जी एपरेटस जब इकट्ठे होने लग जाते हैं तो साथ ही साथ इसका शेप भी चेंज होने लगता है, थोड़ा सा इसका शेप थोड़ा सा ओवल हो जाता है, ठीक है, साथ ही साथ इसका भी शेप थोड़ा क्या हो जाता है, ओवल होने लग जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर से कुछ जितनी भी गोल्जी बॉडी, साथ ही साथ न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जितना भी मटेरियल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इससे निकलने लग जाता है, सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, श्रिंक होने लग जाती है। अब ये गोल्जी एपरेटस जो है ये क्या कर रहा है, ये गोल्जी एपरेटस आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, साथ ही साथ ये कुछ ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन करता है, फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। और ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, ये गोल्जी एपरेटस जो है, गोल्जी एपरेटस के जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स क्या बनाती हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स फॉर्म करती हैं, उसको हम कहते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। और इस पूरे स्ट्रक्चर को वेसिकल प्लस एक्रोसोमल, ये जो ग्रेन्यूल है इसे हम कहते हैं एक्रोब्लास्ट कहते हैं, प्रोएक्टोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो प्रोएक्टोब्लास्ट है, ये बहुत सारे प्रोएक्टोब्लास्ट यहाँ पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं ऊपर की तरफ, किनारे की तरफ, ऊपर एंटीरियर पार्ट पर जाकर के थोड़े से एग्रीगेट होने लग जाते हैं, बहुत सारे एक्रोब्लास्ट यहाँ पर बनते हैं, और ये बड़े बड़े जितने भी एक्रोब्लास्ट बनते हैं वो यहाँ पर आकर
करके फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज हो जाने पर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये डीएनए है और इसी के ऊपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ ऐसा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ये जितने भी प्रोएक्टोप्लास्ट है, ये खूब सारे प्रोएक्टोप्लास्ट जो है इकट्ठे हुए, फ्यूज हुए और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हेड पर जाके, हेड की तरफ ये वाला हिस्सा जो है हेड बनाएगा, यहाँ पर जाके एग्रीगेट हो जाते हैं और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। बेसिकली इस एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? इस एक्रोसोम में कुछ लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम की लाइसिस करने का काम करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। ये हम इसका काम वहां पर पढ़ेंगे और डिटेल में। ठीक है, प्रोएक्टोप्लास्ट यहाँ पर बन गया। साथ ही साथ यहाँ पर और जो बचा हुआ जितना भी गोल्जी रेस्ट, जो बचा हुआ गोल्जी बॉडी था, एपेंडिक्स था, इसको हम गोल्जी रेस्ट कहते हैं। वो क्या हो जाता है? वो साइटोप्लाज्म के साथ डिसॉल्व हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है। अब साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेंट्रियोल है, ये सेंट्रल स्टॉप में रहता है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में रहता है। एक को हम ऊपर वाले को हम कहते हैं, जो एंटीरियर की साइड होता है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, इसे हमने कहा है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और इसे हमने कहा है डिस्टल सेंट्रियोल। इसे हमने कहा है डिस्टल सेंट्रियोल। अब इसका काम क्या रहता है? अब यहाँ पर बात करते हैं मिडिल पीस की बात करते हैं। मिडिल पीस के लिए हमको क्या बनाना है? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए? एक्सियल फिलामेंट चाहिए। तो यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट कैसे बनेगा कि यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल है बेसिकली काम क्या करती है? एक्सियल फिलामेंट बनाने का ही काम करती है। ये यहाँ से जो डिस्टल वाला है, डिस्टल वाला यहाँ से बनाना स्टार्ट करता है, फिलामेंट बनाना स्टार्ट करता है। यहाँ से फिलामेंट बनाना स्टार्ट करता है, मिडिल पीस बनाना स्टार्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसकी चारों तरफ ऐसे अरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। इसी के लिए फिलामेंट बनाने के लिए और क्या चाहिए? यहाँ पर कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम और डिस्टल फिलामेंट जो है, डिस्टल सेंट्रियोल जो है, ये मिलकर के क्या करते हैं? एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट है, अब साथ ही साथ क्या हो रहा है? जैसे ही हेड का फॉर्मेशन हो जाता है, हेड के फॉर्मेशन के साथ ही क्या हो जाता है कि ये तो है आपका न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के ऊपर है एक्रोसोमल, ये है एक्रोसोमल बॉडी। ठीक है, अब जब हेड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके साथ साथ काफी सारा जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है? वो बाहर निकलने लग जाता है, साइटोप्लाज्म एक्सक्रीट होने लग जाता है। जितने भी और अदर ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी यहाँ पर स्टफ प्रेजेंट होता है, वो सारा का सारा बाहर निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है? वो श्रिंक हो जाती है। तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? ऐसी आकर के श्रिंक होकर के ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या बन रहा है? ये डिस्टल सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल उसी के नीचे ये यहाँ पर प्रॉक्सिमल बना दिए, डिस्टल है और यहीं से बन रहा है, क्या बन रहा है? एक्सियल फिलामेंट बन रहा है। और इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर क्या है? यहाँ पर स्पाइरल फॉर्म में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की क्यों आवश्यकता होगी, क्यों नीड होगी? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या करेगा? क्या कहते हैं? एनर्जी हाउस कहते हैं। अब इसको ट्रैवल करना है
करने के लिए इसे एनर्जी चाहिए होगी, उसे एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, उसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपायरल फॉर्मेट के चारों ओर क्या हो जाते हैं, सराउंडेड हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया इससे चारों तरफ से सराउंड हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेबल कर्व। हम आगे और स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो परेशान नहीं होना है। नेबल कर्व इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे अलाइन हो जाते हैं फिलामेंट के चारों ओर, तो उसे हम कहते हैं नेबल कर्व कहते हैं। अब साथ ही साथ क्या हो रहा है, अब ये जो एक्सल फिलामेंट है ये पोस्टीरियर साइड की तरफ क्या होगा, मूव करेगा, यानी कि अभी टेल बनाएगा तो पोस्टीरियर साइड की तरफ ये जब मूव करने लगेगा तो यहाँ पर एक रिंग होती है जिसको हम कहते हैं एनिकल रिंग कहते हैं, और ये एनिकल रिंग जो है इसको हम रिंग सेंट्रियोली कहते हैं, इसे हम रिंग सेंट्रियोली कहते हैं। ये रिंग सेंट्रियोल जो है ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये जो फिलामेंट है यहाँ से इसके पास जो होते हुए क्या जाएगा, टेल बनाते हुए नीचे जाएगा, ये ऐसे टेल बना रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्मेटिड जो है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो जितना भी साइटोप्लाज्म है, जितना भी अदर इसके सेल ऑर्गेनल्स है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, सराउंड हो जाता है, अलाइन हो जाता है। साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है जब वो बाहर एक्सक्रीट आउट होने लगता है तो उसको एब्जॉर्ब करने का, यानी कि उसको फैगोसाइट करने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल्स करता है। ये सर्टोली सेल्स जो हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। साथ ही साथ अब ये यहाँ पर और कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। आपको इतना ही याद रखना है कि यहाँ पर डीएनए जो है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन रिप्लेस बाय द प्रोटॉन, एक्रोसोम कौन बनाता है, एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, क्या काम होता है। साथ ही साथ एक्सल फिलामेंट क्या बनाता है, नेबल कर्व किसको कहते हैं। ठीक है, और बाकी हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है जिसको हम कल में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपके क्वेश्चंस हो, आप प्लीज पूछिएगा, अपना फीडबैक बताइएगा। थैंक यू।